हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के थ्रू आप डबल बेनिफिट क्लेम कर कर चल रहे हैं। सो आज AFM में हमारा लेक्चर नंबर 19 है एंड द टॉपिक इज डेरिवेटिव्स। Before starting the topic, I would like to tell you that EduTap has launched a few courses for your JIB exam preparation. The complete full package course, master course, फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन के लिए लाइव क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। एड्यूटैप ने कुछ और भी स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिनके बारे में मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, यानी कि डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए कि अगर पेट्रोल का प्राइस, मान लीजिए अगर मैं पेट्रोल के प्राइस की बात करूं कि पेट्रोल का प्राइस ना आज ना 100 रुपीज़ है, ओके, और फ्यूचर में ये अगर 130 हो गया तो क्या होगा? राइट, पेट्रोल का प्राइस आज 100 रुपीज़ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में ये प्राइस 130 हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हूँ, मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे तो 105 का पेट्रोल मिलना चाहिए आज से 6 मंथ्स के बाद भी। क्लियर कि मेरे को पेट्रोल का प्राइस 105 होना चाहिए। आई हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा? अगर पेट्रोल का प्राइस एक्चुअल में 6 मंथ्स के बाद 130 का हो गया, आई विल स्टिल गेट पेट्रोल एट 105 पर लीटर, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस 130 की जगह 90 हो गया तो मुझे लॉस भी हो सकता है। मुझे तब भी ये पेट्रोल कितने का मिलेगा? मुझे तब भी ये पेट्रोल 105 का ही मिलेगा। क्लियर? सो जो हमारे पास डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स डिपेंड ऑन सम अंडरलाइंग एसेट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट, एक ग्रुप ऑफ एसेट, एक बेंचमार्क के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसकी वैल्यू के हिसाब से ही ये डेरिवेटिव्स का जो प्राइस है ये सेट होता है। सो आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको एक फ्यूचर डेट पर सेटल करना है। उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? किसी इंटरेस्ट रेट से, किसी फॉरेन एक्सचेंज रेट से, किसी क्रेडिट रेटिंग या फिर क्रेडिट इंडेक्स, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी से, या इनमें से कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, राइट। सो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इट इंक्लूड्स फॉरेन रेट इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, फॉरेन करेंसी स्वैप्स, फॉरेन करेंसी रुपी स्वैप्स, फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शंस एंड मेनी सच इंस्ट्रूमेंट्स जो भी बैंक टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, बट आपको सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वैल्यू जो है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बेस्ड है और दैट अंडरलाइंग एसेट इज डिसाइडिंग द प्राइस। जो हमने एग्जांपल लिया, द एग्जांपल वी हैव टेकन, यहाँ पर हमारी अंडरलाइंग एसेट क्या है? तो हमारी यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट है पेट्रोल का प्राइस। क्लियर? आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द वैल्यू चेंजेस विद द चेंज इन द स्पेसिफाइड अंडरलाइंग एसेट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा या पेट्रोल का प्राइस घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगी, राइट। तो हमारे पास हमने जो एक फिक्स्ड, जैसे हमने 105 रुपीज़ को फिक्स कर लिया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस 105 रुपीज़ के हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स हैव अ हाई लेवरेज, यानी कि बिना पेट्रोल खरीदे ही हमने फ्यूचर के प्राइस को आज ही डील कर लिया है, हमने 6 महीने बाद के प्राइस को आज ही सेट कर लिया है बिना कुछ भी परचेज किए। तो यहाँ पर लेवरेज जो है वो बहुत हाई लेवल पर रहती है और आपको इस डेरिवेटिव को परफॉर्म करने के लिए
कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग और ट्रेडिंग मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। देखिए प्राइसिंग ऐसे ही सेटअप नहीं हो जाएगी। टू सेटअप अ प्राइस यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर डेवलपिंग, आप एक प्राइस को सेट करेंगे। ऐसे ही रैंडम बेसिस पर एक रैंडम प्राइस को सेट नहीं कर दिया जाता है। देन लिटिल और नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए जैसे अभी हमने बात की कि पेट्रोल के प्राइस का सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है कि 105 पेट्रोल का प्राइस हम लोग सेट कर चुके हैं फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो हमने आज कोई पेमेंट नहीं की है, वी हैव ओनली डन एन एग्रीमेंट। तो बिल्कुल या तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, या फिर बहुत थोड़ा सा कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है वाइल यू आर परफॉर्मिंग डेरिवेटिव, जब आप डेरिवेटिव्स में डील कर चल रहे हो, ठीक है। तो इट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। जैसे अभी हमने बात की कि हमने जो पेट्रोल का प्राइस है वो 6 मंथ्स के बाद के लिए सेट किया है ना। तो जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर सेटल्ड फॉर अ फ्यूचर डेट कि 6 मंथ्स के बाद भी प्राइस जो है वो कितना रहेगा, इट विल बी 105 ओनली। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स। व्हाट आर द फंक्शन? सबसे पहले रिस्क ट्रांसफर की बात करते हैं। रिस्क ट्रांसफर से क्या मतलब है कि डेरिवेटिव्स आर शिफ्टिंग द रिस्क फ्रॉम द बायर टू द सेलर। जहां पर ट्रांसपोर्ट कंपनी हु वाज बाइंग द पेट्रोल, उसने उस रिस्क को 105 पर सेट कर दिया, है ना। अब अगर फ्यूचर में प्राइस 130 हो जाता है तो क्या होगा? जब फ्यूचर में प्राइस 130 हो जाएगा तो उस टाइम पर सेलर जो है उसके लिए एक रिस्की सिचुएशन है, सेलर के लिए एक लॉस जो है वो अराइज हो जाएगा कि 130 रुपए होते हुए भी उसे उस प्रोडक्ट को, उस पेट्रोल को 105 रुपीज पर डिलीवर करना पड़ेगा। सो इट विल बी अ लॉस फॉर द सेलर। बायर ने अपना रिस्क, क्योंकि बायर को लग रहा था, बायर ने जो एनालिसिस किया उससे उसे मतलब ऐसा एस्टिमेट ही हैज मेड कि उसको फ्यूचर में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 130 होगा ही होगा, तो उसने इसीलिए क्लेवर परफॉर्म कर 105 जो है वो प्राइस को सेट कर लिया, है ना, डेरिवेटिव्स के थ्रू। सो जो सेलर है यहाँ पर कंप्लीटली जो रिस्क है बायर से कहाँ चला गया है, सेलर के ऊपर चला गया है। देन जो डेरिवेटिव्स हैं दे इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब कि जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा लोग करते हैं तो मार्केट हमारी जो है वो एक्टिव हो जाती है, यानी मार्केट हमारी लिक्विड हो जाती है। देन डेरिवेटिव परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन दैट इज प्राइस डिस्कवरी। ये जो प्राइस डिस्कवरी है, अभी जो हमने 105 रुपीज एक प्राइस सेट किया है ना, दैट 105 इज अ प्राइस डिस्कवरी। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को बता रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी आर डूइंग इट ऑन 105। फर्दर दे प्रोवाइड बेटर एवेन्यूज फॉर रेजिंग मनी, दैट इज कि आपको मार्केट से कंपनी जो है कॉन्फिडेंटली प्लानिंग कर सकती है, लोन ले सकती है, फंड्स मैनेज कर सकती है। एंड ऑल्सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द मार्केट। जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और मार्केट की जो डेप्थ है वो इंक्रीज होगी। तो डेरिवेटिव्स का मेन काम क्या है? रिस्क को मैनेज करना और मार्केट को एफिशिएंट बनाकर चलना, राइट। नेक्स्ट कम्स द यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। हमारे पास 3 मेन फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं। फर्स्ट वन आर हेजर्स, देन कम्स द स्पेक्यूलेटर्स एंड देन कम्स द ट्रेडर्स। ठीक है, अभी हम अपने ही एग्जाम्पल पर चलते हैं। जो हम पेट्रोल की बात कर रहे थे कि 105 पर लीटर आफ्टर 6 मंथ्स। तो हेजर कौन है? यहाँ पर हेजर हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हेजर है वो कौन होगा? हेजर होगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी। हेजर कौन होगा? हेजर होगी ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कह रही है कि मुझे रिस्क नहीं लेना। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो हेजर है उनका माइंडसेट क्या है? दैट दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। प्रॉफिट कम हो सकता है बट अनसर्टेनिटी को उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, अगर ये प्राइस 100 की जगह 90 हो जाता है फ्यूचर में, जो आज 100 है पेट्रोल का प्राइस, वो अगर 90 हो जाता है फ्यूचर में, तो इतनी रिस्क जो है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इस हेजर के पास है ना। 10 रुपए का लॉस ये बेयर कर सकता है, बट इसको जो फ्यूचर में हाई प्राइजेस की वजह से रिस्क जनरेट होगा, वो रिस्क ये नहीं चाहता था,
राइट। तो हेजर्स क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स, टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशन फ्रॉम द एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज को स्ट्रीमलाइन कर लेना। दे आर कंसर्न्ड अबाउट द प्राइस वोल्टैलिटी, कि प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर ही हेजर ने एक डिसीजन बनाया ना कि 130 जो प्राइस फ्यूचर में होने वाला है उसको आज ही मैं सेटअप कर लेता हूँ कितने पे, 105 पर। हेजिंग के मेथड्स हैं फिक्सिंग प्राइस या फिर इंश्योरेंस करा लेना। लीनियर मेथड है फिक्सिंग प्राइस, वेराज जो इंश्योरेंस है वो हमारा नॉन लीनियर, एक एसिमेट्रिक मेथड जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड हु इज यूजिंग दिस फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, इट इज यूज्ड बाय द फाइनेंशियल एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल फर्म्स, चाहे कोई बैंक्स हो चाहे आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हो, सब लोग डेरिवेटिव्स का फंक्शन जो है, हेजर का फंक्शन जो है वो इंक्लूड कर कर परफॉर्म कर कर चल रहे हैं। नेक्स्ट कम्स स्पेक्यूलेटर्स। अब स्पेक्यूलेटर्स क्या है, ये रिस्क लेकर प्रॉफिट अर्न करने वाले लोग हैं, राइट। जहां पर हेजर्स कह रहे हैं कि उन्हें रिस्क नहीं लेना, वो किसी भी चीज को लेकर रिस्क नहीं लेंगे, दे विल अर्न लेस प्रॉफिट बट रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। वेयर एज स्पेक्यूलेटर्स इससे ऑपोजिट बात करते हैं, ये बात करते हैं कि रिस्क लेकर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, है ना। दीज आर सम आउटसाइड ट्रेडर्स जो कि उन्हें लगता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, है ना, स्पेक्यूलेटर ये सोचते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा, है ना। यानी कि अगर ये 105 रुपीज पर डील करते हैं तो 130 प्राइस होते ही इन्हें 25 पर लीटर का प्रॉफिट हो रहा है। तो दीज आर द स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स आर द रिस्क टेकर्स, ठीक है, ये रिस्क लेते हैं और रिस्क लेकर दे से दैट वी विल अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पर इनका मेन एम ऑफ स्पेक्यूलेटर्स क्या होता है, दैट दे वांट टू मेक क्विक मनी, प्राइस के चेंजेस की हेल्प से ये पैसा कमाना चाहते हैं। इनके पास अंडरलाइंग एसेट का कोई होल्ड नहीं है और ये प्राइस वोल्टैलिटी से ही बेनिफिट जनरेट कर कर चलते हैं। नेक्स्ट वंस आर द ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स क्या हैं, जो मार्केट को बनाते हैं, ठीक है, मार्केट मेकर्स हैं। ट्रेडर्स हमारे पास कौन है, ट्रेडर्स हमारे पास है मार्केट मेकर्स, ठीक है। तो ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, दे वांट टू एनहांस देयर इनकम। ये टू वे प्राइसिंग जो है उसके थ्रू मार्केट पार्टिसिपेंट्स के टू वे प्राइसिंग के थ्रू दे वांट टू एनहांस देयर इनकम, दे वांट टू इंक्रीज देयर इनकम। ये चाहते हैं कि इनको दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो अर्न हो जाए। सो ट्रेडर्स को आप कह सकते हो ये ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडियरी का परफॉर्म करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को समराइज करूं हेजर, स्पेक्यूलेटर एंड ट्रेडर्स को, तो हेजर यहाँ पर जो, अगर मैं अपने एग्जांपल पर चलूं तो हेजर कौन था, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो कि रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। देन कम्स द स्पेक्यूलेटर जो आउटसाइड ट्रेडर्स हैं, दे वांट टू मेक क्विक मनी, दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू प्राइस चेंजेस, राइट। और जो ट्रेडर है दे आर द ब्रोकर्स जो कमीशन के थ्रू दोनों साइड से पैसा कमाना चाहते हैं। क्लियर। तो सेम पेट्रोल कॉन्ट्रैक्ट को तीन लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। जहां पर हेजर रिस्क बचाने के लिए इसको यूज कर रहा है, स्पेक्यूलेटर पैसा कमाने के लिए यूज कर रहा है और ट्रेडर मार्केट को चलाने के लिए, जो बीच में प्रॉफिट कमीशन अर्न करने के लिए ट्रेडर इसको यूटिलाइज कर रहा है, राइट। नेक्स्ट कम्स द डेरिवेटिव्स मार्केट। अब डेरिवेटिव्स मार्केट में दो टाइप के हमारे पास ऑप्शंस हैं। वन आर द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होंगे, दोज आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू एलिजिबल पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट बेसिस पर होगा तो वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर किसी इंटरमीडियरी का, यहाँ पर किसी एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के पैरामीटर्स जैसे साइज, मैच्योरिटी वगैरह, इनका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो भी इन दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसी बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओवर द काउंटर विल completely dependent on both the parties involved in the contract, और वो किसी इंटरमीडियरी के बिना, किसी एक्सचेंज के बिना, किसी स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर के बिना दे आर परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स जो कि ट्रेड किए जा रहे हैं,
ऑन द एक्सचेंज, एक्सचेंज के ऊपर जिन डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जा रहा है वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हो गए। यहाँ पर मेच्योरिटी और साइज जो है जैसा एक्सचेंज ने स्टैंडर्डाइज किया वैसा ही रहेगा। इन डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में जो एक्सचेंज है वो इट कैन बी डन ओनली थ्रू अ मेंबर ऑफ द एक्सचेंज, जो उस एक्सचेंज का मेंबर होगा वही इसमें क्या कर सकता है, इन डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकता है। और जो दे यूजुअली टेक द एडवांटेज ऑफ द वेरिएबल, है ना, जो भी चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है, जो भी वोलेटिलिटी आ रही है, उसका बेनिफिट ट्रेड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स में यूजुअली अचीव किया जाता है। ठीक है, देन आर द रेगुलेटर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, सेबी है और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है। नाउ द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इज सबमर्ज्ड इनटू द सेबी। तो दो ही हमारे पास रेगुलेटर्स हैं, वन इज द आरबीआई एंड द अदर वन इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इज रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इट इज रेगुलेटिंग the interest rate derivatives, just a second, so it is regulating the interest rate derivatives, foreign currency derivatives and the credit डेरिवेटिव्स। क्लियर, सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट और फ्यूचर कमोडिटीज मार्केट को ही रेगुलेट कर चल रहा है। क्लियर रखेंगे, आरबीआई इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स में डील करता है, लेकिन जो सेबी है वो स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट के अंदर ही जो है रेगुलेशन कर चल रहा है। एफएमसी को सेबी में मर्ज कर दिया था ऑन 28 सितंबर 2015। देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। चार टाइप के डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स क्या है, जहां पर आपका एग्रीमेंट एक किसी फ्यूचर डेट पर सेट हो जाएगा। फॉरवर्ड भी एक फ्यूचर का ही टाइप है, जहां पर ट्रेड जो है वो ओपन एक्सचेंज के ऊपर नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट कस्टम बेस्ड होता है। यानी जो फॉरवर्ड्स हैं फॉरवर्ड्स हमारे पास क्या होंगे, फॉरवर्ड्स हमारे पास ओवर द काउंटर एक्सचेंज वाले होंगे। देन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक ऐसा स्टॉक ऑप्शन जो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप बाय कर सकते हो स्टॉक को, सेल कर सकते हो स्टॉक को। एंड स्वैप्स क्या है, इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि दो पार्टीज के बीच में होंगे और एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर होंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, ये लिक्विडिटी अवॉइड करने में हेल्पफुल रहते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन और लॉसेस को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज होता है जहां पर स्पॉट ट्रांजैक्शंस को आप कवर कर सकते हो। स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होती है, स्पॉट ट्रांजैक्शन वो होती है ना जिसमें +2 वर्किंग डेज का यूज होता है ना, 2 वर्किंग डेज के बाद ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सचेंज जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो फॉरवर्ड्स उन्हीं फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं जहां पर स्पॉट ट्रांजैक्शन को आप कवर करते हो। नेक्स्ट इज कि यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एक डिसएडवांटेज है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और जो अटेंडेंट क्रेडिट रिस्क है और मार्केट रिस्क है उसको भी आपको बेयर अप करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड एक कस्टमाइज ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जैसे हमने पेट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पर्सन और दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि बायर जो है और सेलर जो है, बायर बेट कर रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सेलर बेट कर रहा है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे। सेटलमेंट डेट तक इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। जब तक सेटलमेंट डेट नहीं आती तब तक कोई भी मनी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले डिफॉल्ट का रिस्क रहता है फॉरवर्ड्स के अंदर, कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर डिफॉल्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। देन अ टाइंग अप कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप किसी अंडरलाइंग एसेट के साथ जब टाई अप कर चल रहे हो तो आपकी एसेट जो है, कैपिटल जो है, दैट गेट्स टाइड अप हेयर। ठीक है, फर्दर मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ विलिंग पार्टी। कौन सी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री करना चाहती है, आपके लिए ऐसी पार्टी को ढूंढना इट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क।
फर्दर इलिक्विड मार्केट, यहाँ पर मनी की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो मार्केट क्या है, मार्केट आपके लिए एक इलिक्विड लेवल पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्यूचर में आपको प्राइस को फिक्स करना है, तभी फॉरवर्ड्स को आप यूज कर रहे हो, है ना। तो एक्सपोर्टर को 3 महीने के बाद, मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है, उसने कोई एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करी, तो एक्सपोर्टर को 3 महीने के बाद डॉलर रिसीव हो रहे हैं, तो वो आज ही डॉलर का रेट अगर फिक्स कर रहा है, उसका बेनिफिट क्या होगा कि एक्सचेंज रेट का रिस्क उसके लिए खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर अदर पार्टी डिफॉल्ट कर देती है तो क्या होगा, है ना। तो डिफॉल्ट का रिस्क रहता है, कैपिटल बंध जाती है आपकी, विलिंग पार्टी ढूंढना बहुत मुश्किल है, इलिक्विड मार्केट है, यानी कि मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इन फॉरवर्ड्स को कैंसिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देन कम्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा जहां पर आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर एसेट को बाय और सेल करोगे, और किसी सिक्योरिटी को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एक स्पेसिफाइड टाइम में फ्यूचर में आप सेल करोगे, तो वो क्या है, हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर एक्सचेंज जो है वो फॉरवर्ड डेट पर होगी। इंडिया के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो है स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। फ्यूचर्स जो है करेंसी, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक इंडाइसेस और कमोडिटीज में अवेलेबल है। किसी भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स की स्पॉट प्राइस क्या है, फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इशूइंग, ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट क्या है, और क्या इनकम अर्न होगी इस एसेट से। तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट, स्पॉट प्राइस, देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग, एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम द एसेट। तो इसी से फ्यूचर प्राइस किसके इक्वल में आ जाएगा, जब आप स्पॉट प्राइस में कॉस्ट को प्लस कर दोगे और इनकम को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसको आप याद रखोगे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। फर्दर फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कस्टमाइज्ड वंस, है ना, जहां पर ओवर द काउंटर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज हैं, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज पर डील किए जा रहे हैं। ये ओवर द काउंटर है, दीज आर डन थ्रू एक्सचेंजेस। दे आर डन थ्रू एक्सचेंजेस, तो बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लिक्विड रहता है। यहाँ पर 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व है, तो इसमें लिक्विडिटी कम रहती है। नेक्स्ट कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, आप इनको डिलीवरी के थ्रू ऑफसेट कर सकते हो, डेली बेसिस पर यहाँ ट्रांजेक्शन होगी, और यहाँ पर आपकी जो डिलीवरी है, सेटलमेंट है, वो पीरियड के एंड पर ही होगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कोई मार्जिन सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट में से कुछ मार्जिन उनको एज अ फी कंपल्सरीली पे करना पड़ेगा। फर्दर वी विल टॉक अबाउट स्वैप्स। अब 3 टाइप के हमारे पास स्वैप्स हैं। स्वैप क्या है, स्वैप एक कस्टम टेलर्ड बाइलेटरल एग्रीमेंट है, जहां पर कैश फ्लोज को डिटरमाइन किया जा रहा है बाय अप्लाइंग अ प्री अरेंज्ड फार्मूला ऑन द नोशनल प्रिंसिपल के ऊपर आप एक फार्मूला अप्लाई करते हो, और उसकी हेल्प से आप एक एग्रीमेंट जो है जब बना रहे हो, तो उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्वैप्स हमारे पास 3 टाइप के आ गए, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप एंड बेसिस स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या है, जहां पर आपका कैश फ्लो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक्सचेंज किया जाएगा, और जो कैश फ्लोज हैं वो फ्लोटिंग रेट के साथ लिंक कर दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल का कोई भी एक्सचेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए कंपनी ए है, उसने फिक्स्ड रेट कर दिया लोन का 10%, और कंपनी बी जो है वो फ्लोटिंग रेट पर लोन प्रोवाइड करवा रही है, तो दोनों क्या कर लेंगे, इसको स्वैप कर लेंगे। ए को फ्लोटिंग मिल जाएगा, बी को फिक्स्ड मिल जाएगा। बेनिफिट क्या है, दोनों अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं होगा। देन कम्स द करेंसी स्वैप्स, जहां पर कैश फ्लो जो है वहां पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ आप एक्सचेंज कर लोगे। एंड बेसिस स्वैप क्या है, एक ऐसा स्वैप एग्रीमेंट जिसमें आप वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को क्या कर लेते हो, स्वैप कर लेते हो। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है, एक सिंथेटिक या फिक्स फ्लोटिंग रेट, सिंथेटिक फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट एसेट लाइबिलिटीज पे क्रिएट करना,
एडवर्स मूवमेंट्स को हेज कर कर चलना एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक टूल है, और फंडिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो बाय एक्सप्लॉइटिंग द कंपैरेटिव एडवांटेज जो ईच काउंटर पार्टी के पास एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर दोनों पार्टीज अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर लेती हैं। ठीक है, कैश फ्लोज को आप एक प्री अरेंज फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर रहे हो, डिटरमाइन कर कर चल रहे हो। नेक्स्ट वंस आर ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बायर के पास राइट है कि वो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम बाय और सेल कर सकता है। राइट है उसके पास सिर्फ। प्राइस जो बायर ने पे किया टू एक्वायर द राइट टू बाय और सेल, तो उसको प्रीमियम कहा जाता है। एक्सरसाइज डेट वो डेट होगी जिस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा, और ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कॉल ऑप्शन क्या है, जहां पर बायर के पास राइट है, बायर ऑफ कॉल के पास राइट है कि ही हैज द राइट टू बाय बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। इसके पास ऑप्शन है कि अगर बाय करना चाहता है तो ये बाय कर सकता है। पुट ऑप्शन में बायर ऑफ पुट के पास ऑप्शन है कि वो सेल कर सकता है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, टू सेल, एंड जो हमारे पास कॉल ऑप्शन है उसका मतलब क्या है, टू बाय। राइट, सेलर ऑफ कॉल के पास ऑप्शन क्या होगा, अगर कॉल ऑप्शन सेलर के मतलब कॉल ऑप्शन एक ऐसे पर्सन के पास है हु हैज द ऑप्शन ऑफ सेलिंग, तो वो क्या करेगा, ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल। और यहाँ पर अगर आपने राइट टू सेल एक्सरसाइज किया है तो ऑब्लिगेशन टू बाय जो है वो अराइज हो जाएगी। कॉल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज होगी। पुट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जब अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज होगी। इन्वेस्टर जो है प्राइस राइज के लिए देखते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स फॉल इन प्राइस के लिए देखते हैं। राइट, यहाँ पर पोटेंशियल गेन अनलिमिटेड रहता है कॉल ऑप्शन में, लेकिन पुट ऑप्शन में हमारा पोटेंशियल गेन एक लिमिटेड लेवल तक ही एग्जिस्ट करता है। फर्दर फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये एक पर्सन है, शी वांटेड अ लोन ऑफ 1 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने के लिए उसे लोन चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद चाहिए। करंट मार्केट रेट जो है वो 9% पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की जो इंटरमीडियरी थी उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट को 9% पर फिक्स कर देते हैं। अगर रेट 9% से ऊपर चला गया तो मैं आपको डिफरेंस दे दूंगी, लेकिन अगर रेट 9% से नीचे गया तो आप डिफरेंशियल को पे कर कर चलोगे। तो लोन जो है प्रिवेलिंग रेट पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जो भी एक्चुअल रेट उस टाइम पर होगा। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में डिफरेंशियल्स का जो बेनिफिट है उसको अवेल किया जाता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो है दे आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट जो कि कस्टमाइजेबल हैं फॉर द साइज एंड फॉर द पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर इंटरेस्ट डिफरेंशियल को सेटल करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है दैट इट इज़ यूज टू हेज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करना है तो उसके लिए आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को यूज करते हो, है ना। जैसे 9% था तो 9% को उन्होंने इसीलिए यूटिलाइज किया बिकॉज दे वांटेड टू हेज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क। 6 महीने के बाद की तो बात थी। तो बोरोवर क्या है, बोरोवर FRA को बाय करता है ना। बोरोवर इज बाइंग FRA, इट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग रेट्स। और जो सेलर है, लेंडर है, इट इज सेलिंग FRA, ये इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर को हेज कर कर चल रहा है। लिमिटेशंस क्या है, लिक्विडिटी कम रहती है मार्केट में क्योंकि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्पोज करना या कैंसिल करना डिफिकल्ट रहता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पर कोई भी इसको मतलब बाय करने के लिए रेडी नहीं होता है। और शैलो मार्केट्स जैसे इंडिया की मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए इंटरेस्ट डिफरेंशियल का यूज होगा तो वो क्या है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। इनको इंटरेस्ट रेट को लॉक करने के लिए और इंटरेस्ट रेट को के गैप्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। देन कम्स प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की, जहां पर फिक्स्ड रेट को एक्सचेंज किया जाता है फॉर फ्लोटिंग और फ्लोटिंग को एक्सचेंज किया जाता है फॉर द फिक्स्ड रेट्स। बैंक जो है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को यूज करते हैं ताकि वो अपनी बैलेंस शीट मैनेजमेंट या मार्केट को मेकअप कर पाए। बैंक्स इस प्रोडक्ट को कॉरपोरेट हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं।
बैंक्स के पास एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस। एक बेंचमार्क रेट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ जो भी पार्टीज हैं involved in this, they are free to use any domestic money they want, and यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की टेन्योर की कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। साथ ही साथ जो बैंक्स हैं उनको कैपिटल मेंटेन कर कर रखनी पड़ती है फॉर द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स एंड फॉर द इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। सो आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, दे रिक्वायर लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दे आर सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट एंड इट इन्वॉल्व्स लेवरेज। सो देखिए डेरिवेटिव्स जो है ऑब्वियसली दे डिराइव वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, दिस इज ट्रू। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ऐसा नहीं है, यहाँ पर नो और जो बहुत ही लिमिटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फॉर अ फ्यूचर डेट, और आपकी जो है यहाँ पर मनी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं होती है। दे आर सेटल्ड एट अ फ्यूचर रेट, दिस इज़ राइट, एंड इसमें लेवरेज का इन्वॉल्व होता है, दिस इज़ ऑल्सो आपका राइट। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? सेकेंड इज अ ट्रेडर इज इवेल्युएटिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको फ्यूचर प्राइजेस वो समझता है कि फ्यूचर प्राइजेस 3 चीज़ों से डिटरमाइन होते हैं, स्पॉट प्राइस, कॉस्ट ऑफ कैरिंग, स्टोरेज, फाइनेंस और इनकम फ्रॉम अंडरलाइंग। तो कौन सा फॉर्मूला इस रिलेशनशिप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सेकंड जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस निकालने के लिए जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसमें कॉस्ट को प्लस कर कर इनकम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। Question number 3, a manufacturing firm enters into a derivative contract to lock in the future price of raw material as it is concerned about the possible adverse price movement. एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आई ताकि वो फ्यूचर प्राइस को लॉक इन कर पाए, क्योंकि उसे लग रहा है कि फ्यूचर में एडवर्स प्राइस चेंजेस आने वाले हैं। एक और पार्टिसिपेंट था सेम मार्केट में, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया विदाउट ओनिंग द अंडरलाइंग एसेट एंड it is aiming to profit from short term price fluctuation. तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या है और आपका जो अदर पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फर्म अगर प्राइस चेंजेस की वजह से आज ही प्राइस को लॉक कर कर चल रही है, यानी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर ये रिस्क नहीं लेना चाहती तो ये क्या है? एक हेजर है, राइट। और ऑन द अदर हैंड जो अदर पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं कि ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो वो क्या? एक स्पेक्यूलेटर है, यानी ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। Next is question number 4. A borrower expects to take a loan after 6 months and is concerned that the interest rates may rise. वो एक फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करते हैं ताकि वो इंटरेस्ट रेट को लॉक इन कर पाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दैट दे सेल्स FRA, borrower buys FRA, FRA eliminates all the risk and FRA is exchange traded, तो borrower is buying the FRA. Next is question number 5 and the last question. A firm uses derivatives to lock future prices, manage interest rate exposure, improve liquidity and reduce the uncertainty. इस ओवरऑल रोल ऑफ डेरिवेटिव को कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? कि डेरिवेटिव एक स्पेकुलेशन का टूल है? नो। रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी टूल है? सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, सिर्फ बैंक्स यूज करते हैं? तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉर फाइनेंशियल एफिशिएंसी, यानी ऑप्शन बी। सो अभी हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में कुछ कोर्सेज के बारे में बात की थी। आई विल टेल यू कि आप उन कोर्सेज में कैसे एनरोल कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउज़र में जाके आपको सर्च करना है edutab.in पर। edutab की वेबसाइट आपको विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। देखिए जैसे आपके एग्जामिनेशन में अब टाइम बहुत कम बचा है, सो फॉर द फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन सिलेबस एडुटैप ने लाइव क्रैश कोर्स का बैच 5 लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आपको
60 कंसेप्ट क्लासेस में 120 आवर्स में JIB के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा, है ना। तो इससे आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स में कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग में यहाँ पर क्लासेस रहेंगी। देन कम्स द सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स आपका सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोर्स है, जहां पर हमारी जो क्लासेस हैं वो आज से यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। सुपर क्रैश कोर्स में हमारे पास क्या रहेगा कि आपका सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 24 कंसेप्ट क्लासेस में यानी 60 आवर्स में कवर करवा दिए जाएंगे। मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फुल लेंथ और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड लेवल्स के हिसाब से। यहाँ पर हमने MCQs को डेवलप किया है सो दैट आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट फील हो सके while you are while you are preparing using this test series. इसके अलावा फॉर कंप्लीट डिटेल प्रिपरेशन आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 2026 तो आप हमारे मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसी अकेले इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में मिल जाएंगी। कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर एनी काइंड ऑफ अदर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस और ईमेल अस at hello@edutab.co.in। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।